अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की स्टोरी खुदा की लाठी, और इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे। और अब तक हमने इसमें ये पढ़ा है कि एक लोहारों के एक बेटे का कत्ल हुआ है। एक गरीब लड़का जो तालीम हासिल कर रहा था और उसके बड़े ऊंचे ख्वाब थे, और उसका गुनाह ये था कि उसने चौधरियों की बेटी से मोहब्बत की थी। तो वो चौधरियों के जुल्म का निशाना बन गया। और अब तक के हालात वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि मलिक साहब की तफ्तीश जो है वो एक ऐसे शख्स की तरफ उसका रुख हो रहा है जो बज़ाहिर सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केस इतना सादा नहीं है और उस बंदे के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। चौधरियों के दामाद के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, उसे फंसाने की कोशिश की गई है। अब ऐसा किसने किया है और ये अंदाज़ा दुरुस्त है भी या नहीं, ये हमें आज मालूम हो जाएगा 3rd पार्ट में। तो चलें शुरू करते हैं। मुलजिम ने अपने बयान में कहा था कि वक़ूए के वक्त वो अपने घर में सो रहा था। उसके इस बयान की तस्दीक सिर्फ़ उसकी बीवी जमीला कर सकती थी। अगरचे उसके बयान की ज़्यादा अहमियत ना होती, लेकिन उसने ये बयान नहीं दिया। चंद रोज़ बाद जब मैं उसका तहरीरी बयान लेने दरखन्ना पहुंचा तो पता चला कि वह अपने मेके चली गई है। मैं वहां से सीधा उसके गांव पहुंचा और उसे बयान लिखाने के लिए कहा। उस वक्त उसका बाप और चौधरी फजल मोहम्मद भी वहाँ मौजूद था। जमीला खासी मुतमईन और हशाश बशाश नज़र आ रही थी। शोहर की गिरफ्तारी और महबूब की मौत का कोई मलाल उसके चेहरे पर नज़र नहीं आता था। जमीला बेटी, कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, चौधरी फजल मोहम्मद ने कहा। जो वाक़या पेश आया है सब सच सच बता दो, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। मलिक साहब, बात यह है कि मैंने बहादुर अली को पहचानने में बड़ी गलती की, चौधरी फैज़ मोहम्मद ने कहा। वो शख्स बड़ा कमीना निकला। मुझे पता चला है कि उसने जमीला पर हाथ भी उठाया था। मैंने कागज़ कलम उठाया और जमीला से कहा, तुम्हारे शौहर ने बयान दिया है कि वक़ूए वाली रात वो 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला। तुम इस सिलसिले में क्या कहती हो? मलिक साहब, मैं आपको सारी बात सही सही बताना चाहती हूँ, जमीला ने कहा। मैं किसी बेगुनाह की मौत में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। शादी के दूसरे दिन, जैसा कि रस्म होती है, मैं यहाँ अपने मेके आ गई और चंद दिन यहाँ रही। जिस रोज़ मुझे जाना था उस रोज़ मैं तैयारी कर रही थी कि एक बच्चे ने मुझे कोई ख़त दिया। मैं ये समझी कि किसी ने सलामी भेजी है, इसलिए लिफाफा खोले बगैर उसे पर्स में रख लिया और भूल गई। उसमें थी तो सलामी ही, लेकिन वो शबीर हुसैन ने भेजी थी और साथ एक रुका भी था। मैंने हैरत से चौधरियों की तरफ देखा, लेकिन वो इत्मीनान से बैठे अपनी बेटी के मोहब्बतनामे का जिक्र सुन रहे थे और गालिबन पहले भी सुन चुके थे। जमीला बात जारी रखते हुए बोली, 2 रोज़ बाद बहादुर अली को नाखन तराश की ज़रूरत पेश आई जो मेरे पर्स में रखा था। जब उसने पर्स में से नाखन तराश निकाला तो शबीर हुसैन का ख़त भी उसके हाथ लग गया। ख़त पढ़कर वो आग बगोला हो गया। उसने मेरे साथ सख्त लड़ाई की और मुझ पर हाथ भी उठाया। उसने ये भी धमकी दी कि वो शबीर हुसैन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सचमुच ऐसा कर गुजरेगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि शबीर को तुम्हारे शौहर ने कत्ल किया है? मलिक साहब, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अंदाज़ा यही होता है, उसने कहा। वक़ूए वाले रोज़ वो तकरीबन 12 बजे रात को घर आया था और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो आप उस दिन अपने साथ ले गए थे। मैंने जमीला का ये बयान शामिल मसल कर दिया। जब बहादुर अली को पता चला कि जमीला ने उसके ख़िलाफ़ बयान दिया है तो उस पर जुनून सा तारी हो गया। उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया और हवालात की दीवारों से टकरे मार मार कर अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। उसके बाप ने उसकी ज़मानत के लिए बड़ी कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। उसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस दौरान में चौधरी फजल मोहम्मद ने जेल में जाकर उससे जमीला के तलाक़नामे पर दस्तखत करवा लिए। उसने कहा कि एक कातिल उनका दामाद नहीं हो सकता। मुझे पता चला कि बहादुर अली तलाक़नामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चौधरी फजल मोहम्मद और उसके बेटों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने तलाक़नामे पर दस्तखत ना किए तो उसकी बहनों को अगवा करवा लेंगे। लिहाजा बहादुर अली ने अपने बाप के कहने पर दस्तखत कर दिए। इस सूरत हाल ने मुझे मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया। शबीर हुसैन के कत्ल वाले दिन तक चौधरी फजल मोहम्मद के अपने बड़े भाई से ताल्लुकात कशीदा थे। इस बात की तस्दीक गांव के कई लोगों ने भी की। असल नाराज़गी चौधरी फजल मोहम्मद और उसके बेटों की तरफ से थी। इसकी वजह कुछ लोगों ने जायदाद वगैरह बताई और बाज़ ने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि झगड़ा जमीला के रिश्ते की वजह से हुआ था। चौधरी फजल मोहम्मद को इस बात की रंजिश थी कि उसके भाई ने बेटी का रिश्ता बरादरी से बाहर क्यों किया। ये ज़मींदार और जागीरदार लोग बरादरी से बाहर इसलिए रिश्ते नहीं करते कि जायदाद बाहर चली जाएगी। इस असना में मुझे पता चला कि इस्तग़ासा की तरफ से सरकारी वकील के साथ एक प्राइवेट वकील भी मुकदमे की पैरवी कर रहा है। वो हाई कोर्ट का वकील था और बड़ी ऊंची फ़ीस लेता था। कम से कम बशीर हुसैन लोहार इतना बड़ा वकील नहीं कर सकता था। बाज़ लोगों ने ख्याल ज़ाहिर किया कि प्राइवेट वकील चौधरियों ने किया था। सवाल ये था कि चौधरी फजल वगैरह बहादुर अली को सज़ा दिलवाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। जमीला की तलाक के बाद उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मैं चंद मरतबा गाँव गया और दूसरे लोगों के अलावा बशीर हुसैन लोहार से भी मिला। वकील के बारे में उसने कोई खुलकर बात नहीं बताई। मैंने नए ज़ाविये से केस पर गौर करना शुरू किया। मसलन जब मैंने मुज़फ़्फ़र अहमद को बताया कि शबीर हुसैन नामी एक शख्स कत्ल हो गया है, तो उसने कैसे ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो शबीर हुसैन लोहार था। नंबर 2, वारदात के बाद बहादुर अली के पास काफ़ी वक्त था। वो खून आलूद लाठी को साफ़ कर सकता था, कपड़ों और जूतों को ज़ाया कर सकता था या जला सकता था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया। नंबर 3, शबीर हुसैन की बहादुर अली से कोई दोस्ती नहीं थी। वो रात के 11 बजे उसके हमरा गांव से बाहर क्यों चला गया। इस किस्म के छोटे छोटे बेशुमार सवालात जहन में पैदा हो रहे थे। मैंने इस अमकान पर गौर करना शुरू किया कि कहीं उस कत्ल में चौधरियों का हाथ तो नहीं, लेकिन अफसोस कि इस दौरान मेरा तबादला हो गया। मैंने नए SHO को ये सारी बातें समझा दी और ताकीद की कि वो इस नए ज़ाविये से केस पर गौर करे, मगर हर आदमी की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। उसे किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। तबादले से चंद रोज़ पहले मैं जमीला से मिला। उसे तलाक का कोई मलाल नहीं था और उसने पहले से भी ज़्यादा रंग रूप निकाल लिया था। एक बात मैंने उसके बारे में ये महसूस की कि वो इंतहाई मौका शनास और ख़ुद पसंद लड़की है। उसकी तबीयत में रवायती इश्क व मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी। वो उन लड़कियों में से थी जो तू नहीं और सही और नहीं तो और सही की कायल होती हैं। चंद रस्मी बातों के बाद मैंने कहा, जमीला बीबी, मैं वो ख़त देखना चाहता हूँ जो शबीर ने तुम्हें लिखा था और जिसकी वजह से तुम्हारा अपने शोहर से झगड़ा हुआ था। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, वो ख़त मैंने जला दिया था। क्या तुम्हें यकीन है कि कातिल तुम्हारा शोहर, मेरा मतलब है कि बहादुर अली ही है? तफ्तीश आप कर रहे हैं, आप ही को मालूम होना चाहिए। उसने जवाब दिया, मैं जो कुछ जानती थी आपको बता चुकी हूँ। अब फैसला करना अदालत का काम है। अदालत शहादतों की बुनियाद पर फैसला करती है, मैंने कहा, और इस केस में तुम्हारी शहादत सबसे अहम है। तुम्हारा कहना है कि वकूए वाले रोज़ जब बहादुर अली घर आया तो उस वक्त रात के 12 बजे थे। क्या तुम उस वक्त जाग रही थी? सो रही थी, लेकिन उसके आने पर आंख खुल गई थी। वो अपने साबका बयान में कोई कमी बेशी करने पर तैयार नहीं थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो बीबी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ और कातलों और डाकुओं से मुझे कभी हमदर्दी नहीं रही, लेकिन बहादुर अली के बारे में मेरा दिल मुतमईन नहीं है। एक बात याद रखो, अगर वो कातिल नहीं है और तुम्हारे बयान पर उसे मौत की सज़ा हो जाती है तो उसका गुनाह तुम्हारी गर्दन पर होगा, क्योंकि तुम्हारा बयान बहादुर अली के फ़ैल का जवाज़ फराहम करता है। इसलिए बहुत अहम बयान है, तुम अच्छी तरह सोच लो। मशवरे का शुक्रिया, मैंने सोच समझ कर ही बयान दिया है। इसके चंद रोज़ बाद मेरा तबादला हो गया।
चूँकि वो केस मैंने दर्ज किया था, इसलिए तबई तौर पर मुझे उसमें दिलचस्पी थी और मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करता रहता था। चंद माह बाद मुझे पता चला कि मुज़फ़्फ़र अहमद और जमीला की शादी हो गई है, यानी घर की जायदाद घर में आ गई। चंद साल बाद बहादुर अली को मौत की सज़ा हो गई और बात आई गई हो गई। जब 27-28 वर्ष के बाद मैंने उस हसीनो जमील जमीला को एक बूढ़ी और खस्ता हाल औरत के रूप में देखा तो मुझे एक धचका सा लगा। कार में घर की तरफ जाते हुए मैं बार बार उसकी तरफ देखता था और ख़ुद से सवाल करता था कि क्या ये वही जमीला है जिसे देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। वो हुस्न जमाल, रंगो रूप और शौक़ मस्ती कहाँ चली गई। मैं सोचने लगा कि इस औरत के पास वो सब कुछ था जिस पर कोई औरत फ़ख्र कर सकती थी। खूबसूरती और आनाई भी थी और दौलत भी। अल्लाह अल्लाह, खुदा ही देता है और खुदा ही सब कुछ वापस ले सकता है। इंसान को इन फ़ानी चीज़ों पर कभी गुरूर व तकब्बुर नहीं करना चाहिए। घर पहुंचकर मैंने जमीला को सोफ़े पर बैठने के लिए कहा, मगर वो कालीन पर बैठ गई और रुंधी हुई आवाज़ में बोली, मलिक साहब, मैं इन चीज़ों पर बैठने के लायक नहीं हूँ। मेरा खुदा मुझसे नाराज़ है। उसने मुझे ये सब कुछ दिया था, लेकिन मैंने उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय घुमंड किया और दूसरों को जलील समझा। लिहाजा खुदा ने मुझसे सब कुछ छीन कर खाक में फेंक दिया है। नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं बैठूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर के दूसरे अफराद भी ड्राइंग रूम में जमा हो गए। सब ने बहुत इसरार किया और उसे सोफ़े पर बिठाने की कोशिश की, मगर वो रोती रही और नीचे ही बैठी रही। जमीला बीबी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने पूछा। मैंने सुना था कि तुमने अपने चचा के बेटे मुज़फ़्फ़र से शादी कर ली थी। तुम्हारे वालिद और चचा वगैरह कहाँ हैं? वो आह भर कर बोली, सब कब्रों में पड़े हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, चची, चचा, मुज़फ़्फ़र और न जाने कौन कौन, सब ने कब्रों में चले जाना है। जब आदमी कब्र को भूल जाता है तो फ़िरौन बन जाता है। लेकिन तुम्हारी वो जागीर चचा के बेटों और पोतों के कब्ज़े में। उसने कहा, मलिक साहब, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मेरे सीने पर बड़ा बोझ है। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहती हूँ। शायद इससे मेरे बोझ में कुछ कमी हो जाए। मैं कुछ नहीं बोला। वो बात जारी रखते हुए बोली, मलिक साहब, आपको शबीर हुसैन के कत्ल का वाक़या तो ज़रूर याद होगा। हाँ, अच्छी तरह याद है, मैंने कहा। बहादुर अली को शबीर के कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत हो गई थी। मलिक साहब, बहादुर अली बेगुनाह था। उसने शबीर को कत्ल नहीं किया था। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, मुझे भी शुबा हुआ था, लेकिन मेरा तबादला हो गया था और मामला मेरे इख्तियार में नहीं रहा था। उसे किसने कत्ल किया था? मेरे दूसरे शोहर चौधरी मुज़फ़्फ़र ने, उसने जवाब दिया। मुज़फ़्फ़र मेरे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब्बा जी ने किसी ख़ानदानी रंजिश या मसलहत की बिना पर उसे नज़रअंदाज करके बहादुर अली से मेरी शादी कर दी। जब मैंने बहादुर अली को देखा तो मुझे अब्बा जी की पसंद पर बहुत गुस्सा आया। वो शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन आज मुझे ख़याल आता है कि उस वक्त मेरी पसंद नापसंद बड़ी सतही किस्म की थी। अब्बा जी का फ़ैसला बहुत माकूल था और बहादुर अली हर लिहाज से एक अच्छा आदमी था। बहरहाल, जब मैं शादी के बाद मैके आई तो मैंने मुज़फ़्फ़र से अलहदगी में बात की और उसकी मिन्नत की कि मुझे किसी तरह से बहादुर अली से निजात दिलाए। उसने एक दिन सोचने के बाद शबीर हुसैन को कत्ल करने और बहादुर अली को उसके कत्ल के इल्ज़ाम में फांसने का मंसूबा बनाया। उसके कहने पर मैंने उसे बहादुर अली के कपड़े, बूट और एक लाठी फराहम कर दी। उसने किस तरह शबीर को कत्ल किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वारदात के बाद वो खून आलूद कपड़े, जूते और लाठी दीवार के ऊपर से हमारे घर में फेंक गया। मैंने ये चीज़ें प्रोग्राम के मुताबिक स्टोर में रख दी। उसका प्रोग्राम ये था कि वो किसी तरह बहादुर अली पर शक जाहिर करेगा और आपको उसके घर की तलाशी लेने का मशवरा देगा। लेकिन आप खोजी की मदद से बहादुर अली के घर पहुंच गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैंने पूछा, क्या मुज़फ़्फ़र का इंतकाल हो चुका है? उसने गहरा सांस लिया। मुज़फ़्फ़र अहमद को बहादुर अली के बेटे ने कत्ल कर दिया था। बहादुर अली के बेटे ने? मैंने हैरानी से कहा। लेकिन उससे तो सज़ा हो गई थी। मुझे तो सज़ा नहीं हुई थी, उसने कहा। ये एक लंबी कहानी है मलिक साहब, लेकिन मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में सुना देती हूँ। बहादुर अली की गिरफ़्तारी के चंद माह बाद मैंने उसके बेटे को जन्म दिया।
बहादुर अली ने जेल से मुझे ये पैगाम भेजा कि मैं उसके बेटे का नाम शेर अली रखूँ। मैंने उसकी ये ख्वाहिश रद्द नहीं की और अपने बेटे का नाम शेर अली रख दिया। मुज़फ़्फ़र से मेरे यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हुईं। मुज़फ़्फ़र को इस बात पर बड़ा गुस्सा था कि बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। उसकी वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा होना शुरू हो गए। वो शेर अली से अच्छा सलूक नहीं करता था और जब अलहदगी में उसका ज़िक्र करता तो उसे कातिल का बेटा कहता। एक दिन इस बात पर हमारा झगड़ा हो गया। मैंने उसे कहा, कातिल तो तुम खुद हो, तुमने शबीर हुसैन को कत्ल किया और बेगुनाह बहादुर अली को फंसा दिया। इत्तेफाक से ये बात शेर अली ने भी सुन ली। वो जवान हो चुका था और उस दिन तक यही समझता था कि उसका बाप कातिल था। ये गुफ्तगू सुनने के बाद वो कई रोज़ तक चुप चुप रहा। एक दिन उसने मुझे बड़ी कस्में देकर कहा, माँ मुझे सिर्फ़ एक बात बता दो, क्या मेरा बाप कातिल था या बेगुनाह था? उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि वो हमारे झगड़े की बातें सुन चुका है। मैंने उसके मजबूर करने पर उसे सिर्फ़ इतना बता दिया कि उसका बाप बेगुनाह था, कातिल कोई और था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। चंद रोज़ बाद उसने मुज़फ़्फ़र को उसी तरह लाठी से कत्ल कर दिया जिस तरह मुज़फ़्फ़र ने शब्बीर को कत्ल किया था। इस वाक़े के बाद शेर अली गिरफ़्तार हो गया और मेरे चचाज़ाद भाइयों ने मुझे और मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं जगह जगह धक्के खाने के बाद अभी कुछ अर्सा कबल कराची आई हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच कर गुजारा करती हूँ। और तुम्हारा बेटा, उसे उम्र कैद हो गई है। उसने जवाब दिया, मलिक साहब खुदा की लाठी बेआवाज़ है, मैंने जो बोया था वही काट रही हूँ। मुझे ज़िंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं है। मेरे नवासे और नवासियों ने उसकी मदद करना चाही मगर उसने इनकार कर दिया। एक पैसा भी लेना पसंद नहीं किया। बाज़ लोग बहुत कुछ गंवाने के बाद संभलते हैं। कबल इसके कि हालात हमारा मुहासबा करें, हम खुद ही अपना मुहासबा कर लें तो बेहतर है। बेहतरीन कहानी। आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। असल मुजरिम तो ये लड़की जमीला थी जो अपने हुस्न में डूबी और ख़ुद को कोई अजीब एक मलिका समझी हुई थी और इस कदर उसमें गुरूर व तकब्बुर आ गया था कि उसने ना तो अपने पहले महबूब की परवाह की, ना उसके कत्ल की कोई अहमियत दी। उससे पहले ही उस मंसूबे का इल्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो उस मंसूबे पर राज़ी थी और उसने बाकायदा कातिल की मदद की। और ना ही उसने बाद में अपने शौहर बहादुर अली से कोई हमदर्दी जताई। कोई इंसानियत ही नहीं थी उस लड़की के अंदर। वरना सिर्फ मोहब्बत ज़रूरी नहीं, इतना एहसास तो इंसानियत की बुनियाद पर भी कर लिया जाता है। आप एक साथ एक छत तले रहें तो चाहे उस शख्स के साथ आपको मोहब्बत ना हो, लेकिन इतना एहसास तो आप उसका भी कर सकते हैं। आप किसी अजनबी, किसी गैर के ऊपर भी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। आपको पता हो कि आपके इस बयान पर उसकी जान चली जाएगी और आप फिर भी ऐसा बयान दे दें। बहरहाल अल्लाह पाक ने बाला आखिर इंसाफ कर दिया। जिसने कत्ल किया था उसे भी सज़ा हो गई और वो ख़ुद उसी तरह से कत्ल हुआ, और जिसने मुआवनत की थी वो भी सारी उम्र भुगत रही है वो सज़ा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।